कंडीशन में जहां पर बहुत सारे सेक्टर्स के मार्जिन पीक हो चुके हो और प्रॉफिटेबिलिटी में उतना बड़ा आपको ग्रोथ ना दिख रहा हो, ऐसे टाइम पर चार्ट्स को देखने के लिए कि कौन से सेक्टर हैं, कौन से शेयर्स हैं जो आपको बॉटम पे मिल रहे हैं, तो बॉटम को फाइंड आउट करने का कोई टेक्निक अगर मार्केट में है तो बस एक ही है, जिसको हम लोग टेक्निकल में बोलते हैं पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। ये हमारा एक इंडिविजुअल प्राइस एक्शन सेटअप है जिसको हम पूरे मार्केट में कहीं भी यूज़ करें, किसी भी इंडिविजुअल चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं, इंडेक्स के चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। और इसको देखने का एक प्रोसेस है, प्रॉपर तरीका है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एक्यूरेसी हमेशा ही 90 के प्लस जाने ही जाने वाली है, क्योंकि गलती की गुंजाइश यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत आई है कि आप विनिंग रेट में बहुत ऊपर निकल जाएंगे। अब इसी चीज़ को मैं सबसे पहले कुछ आपको एग्जांपल दूं। अभी रिसेंटली अगर आप ये रैली देखें तो ये भी पॉजिटिव कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट है। अगर ये मोमेंटम है तो ये भी पॉजिटिव कंसोलिडेशन का ही इम्पैक्ट है। अगर ये मोमेंटम है तो ये भी पॉजिटिव कंसोलिडेशन का ही इम्पैक्ट है। निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप शिफ्ट हो जाएं तो यहाँ पर अगर आप ये रैली देख रहे हैं कि 21-22 हज़ार से प्राइस यहाँ तक आया 25-600 तक, तो ये भी एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन का ही इम्पैक्ट है। अब इन सारे पॉइंट्स को हमको एक एक करके समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन होता क्या है कि और हम उसको उपयोग कैसे करें। तो देखिए, पॉजिटिव कंसोलिडेशन का जो सबसे बड़ा हमारे लिए यूज है ना, कि बॉटम पर प्राइस को बाइंग करना, जो आप सब लोगों का एक बहुत बड़ा एम रहता है मार्केट में, कि जहां पर बॉटम लग रहा हो उस बॉटम के पास अगर हम मार्केट को पकड़ लें, किसी इंडिविजुअल शेयर को अगर आप पकड़ लें तो उस रैली को आप टॉप तक राइड कर सकते हैं, लास्ट रेजिस्टेंस तक भी राइड करेंगे तो भी आपके टारगेट बहुत बड़े हो जाते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। कोई भी प्राइस एक अच्छा हायर साइड मोमेंटम बॉटम लगाने के बाद पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद ही करता है, बस उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो बहुत रिलेवेंट होंगे कि आने वाले वीक में ही आप अपनी पोजीशन प्लान कर सकते हैं, मंडे से ही अपनी होल्डिंग्स को बना सकते हैं और उसको राइड कर सकते हैं आने वाले सेशंस के लिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव कंसोलिडेशन होता क्या है और फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करना चाहिए, इसको हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। इस सेशन को हम लोग दो पार्ट में करेंगे जिससे आपको आसानी हो कि एक सेशन आप अभी देखें और इसको रिपीट ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपकी धीरे धीरे आप इन चीज़ों और लाइव मार्केट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वैसे ही भूल जाएंगे। जितनी चीज़ें मैं आपको सिखाऊं, एक बात ध्यान रखिए, लाइव मार्केट में अगर आपने इम्प्लीमेंट की चीज़ें तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत उससे बेनिफिट होगा। सबसे पहली चीज़, पॉजिटिव कंसोलिडेशन पर एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि बिगर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेंज, और बिगर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेंज क्या होता है? स्विंग लो। बिगर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेंज क्या होता है? स्विंग लो। अब सबसे पहली चीज, जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्विंग लो क्या होता है, जो कि बहुत बेसिक चीज है, तो प्राइस में एक हायर हाइस के ट्रेंड के टाइम पर, जब प्राइस अप ट्रेंड में है, हायर हाइस का ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड के टाइम पर एक हाई लगने के बाद जब प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया हो और उस रिट्रेसमेंट के बिहेवियर में जहां से प्राइस रिवर्स कर गया हो, प्रीवियस हाई से पहले पहले या प्रीवियस हाई के इक्वल आकर ही रिवर्स कर गया हो, तो वो जो पुल बैक है ना, जहां से प्राइस घूम गया है, इसी को हम बोल रहे हैं स्विंग लो। अगर एक नया हाई लगा फिर प्राइस लौट कर आया और जहां से दोबारा निकल गया तो इसको हम बोल रहे हैं स्विंग लो। अच्छा, एक अच्छी खरीदारी वो है जो नियर बाई सपोर्ट की जाए, तभी तो हम बॉटम के पास खरीद रहे हैं। कि अगर एक प्राइस 100 रुपए से चल के 120 रुपए तक गया, अब 120 पे अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने 100 रुपए से 120 की रैली मिस कर दी, और अगर प्राइस में 110 का रिट्रेसमेंट आएगा 110 तक का, तो आपने 7-8% का नेगेटिव भी प्राइस में देखा है अगर आप टॉप पे बना रहे हैं। तो राइजिंग मोमेंटम में पॉजिटिव कंसोलिडेशन पे एग्जीक्यूशन नहीं होता। पॉजिटिव कंसोलिडेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए पहली चीज जो जरूरी है वो है रिट्रेसमेंट या पुल बैक। पहली चीज जो जरूरी है कि हमको गिरता हुआ भाव चाहिए, चलता हुआ अप ट्रेंड में जाता हुआ प्राइस नहीं चाहिए, हमको डाउन फॉल करता हुआ प्राइस चाहिए। जैसे यहाँ पे ये मोमेंटम चल रहा है तो ये हमारे लिए बाइंग में नहीं है। अब ये मोमेंटम चल रहा है तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, मैंने क्या बोला कि बिगर टाइम फ्रेम के स्विंग लो की मार्किंग, बड़े टाइम फ्रेम वीकली और मंथली के स्विंग लो की अगर आप मार्किंग करेंगे और प्राइस जब वहां गिर के पहुंचेगा रिट्रेसमेंट के बाद, तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग निफ्टी 50 का लें। सबसे पहली चीज क्या कि जब भी प्राइस राइज कर रहा है तो उस टाइम पे सपोर्ट की मार्किंग। अच्छा, पॉजिटिव कंसोलिडेशन में ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए हमको 1 महीने 2 महीने पहले से अपनी वॉच लिस्ट बनाते रहना होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज फाइंड आउट करेंगे और कल एग्जीक्यूशन कर लेंगे। हाँ, होता है कि रैंडम अगर आपने कोई शेयर पिक कर लिया, कोई इंडेक्स पिक कर लिया जो आज तक आपकी नज़र में ही नहीं था, तो वहाँ पे तो आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्री प्लान होगा, आपको पता होगा कि एफएमसीजी सेक्टर में क्या है, रियल्टी सेक्टर में क्या है, इंफ्रा सेक्टर में क्या प्राइजेक्शन बिल्ड हो रहा है, आईटी सेक्टर में क्या प्राइजेक्शन बिल्ड हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, अगर आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए आपके माइंड में रहती हैं, चार्ट स्ट्रक्चर इंडेक्स के तो कम से कम आपके माइंड में रहने चाहिए। अगर आप मार्केट में हैं तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चार्ट के अगर स्ट्रक्चर आपके माइंड में है तो आपको पता रहता है कि कौन से शेयर्स हैं जो अपने लास्ट स्विंग लो के पास या बड़े वीकली या मंथली स्विंग लो के पास हिट करने आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब यहीं पे वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले निफ्टी 50 का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। सिर्फ सपोर्ट की मार्किंग करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। ये कंसोलिडेशन रेंज है, कंसोलिडेशन रेंज के बाद ये हाई ब्रेक हुए, हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस देखिए एक हाई लगाता है 23,330 के और लो लगा देता है 21,360 के और रिकवरी कर देता है। तो ये कंसोलिडेशन रेंज और फिर उसके बाद ये पुल बैक और फिर ये रिकवरी। तो हमारे लिए स्विंग लो की रेंज क्या है? ये हमारे लिए स्विंग लो की रेंज है। मैंने क्या बोला? वीकली टाइम फ्रेम पे विगर सपोर्ट की मार्किंग, वीकली टाइम फ्रेम पर सबसे बड़े सपोर्ट रेंज की मार्किंग, ये आपका पहला एम होना चाहिए किसी भी प्राइस या चार्ट को देखते टाइम। तो ये हमने मार्क किया। तो जब भी प्राइस अब हायर ट्रेंड में है तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं क्या? इंडेक्स में नहीं, लेकिन हम खरीदारी कहाँ करेंगे? जब रिट्रेसमेंट, जब गिरावट होने लगी हो और हम अपने लास्ट स्विंग लो यानी कि जहां से प्राइस घूम कर एक नया हाई लगाया था तो वहां तक पहुंच चुके हैं। तो अगर दोबारा लौट के प्राइस वहीं आ रहा है तो उस रेंज में हमको अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन मिल गया तो हमारे लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहां पर अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ है तो ये हमारे लिए क्या है? बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंटली स्ट्रक्चर में प्राइस क्या किया? छोटे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, पुल बैक और एक हाई और ये कंसोलिडेशन फेज। अब प्राइस ने गिरने की शुरुआत की 25,600 से, लो लगा दिया 24,400 के। अब प्राइस ने पुल बैक किया और पुल बैक के टाइम पर अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे? बाइंग, और इस रैली को राइड करेंगे जो कि अभी तक चली रही है। 24,400 से हम 25,100 दोबारा पहुंच चुके हैं और इस वीक की क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाती है। चलिए अब पॉजिटिव कंसोलिडेशन को समझते हैं कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है और फिर हम ये समझेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में पॉजिटिव कंसोलिडेशन बना हुआ है और फिर उसके एग्जाम्पल लेंगे कि वन बाय वन करके सारे रिलेवेंट एग्जाम्पल हम लोग एक साथ रखेंगे। पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या है कि बायर्स की एक बॉटम के पास जब प्राइस पहुंचता है ना तो बायर्स एक बढ़त लेते हैं। देखिए नेगेटिव प्राइस को अगर आप समझ लें तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन बहुत आसान हो जाएगा समझना कि नेगेटिव स्ट्रक्चर मार्केट का क्या होता है। अगर प्राइस में जैसे एक हायर हाइज लगा है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो आपको क्लैरिटी अच्छी आएगी, ठीक है। ये एक हायर हाइज का ट्रेंड है। अब हायर हाइज के ट्रेंड के टाइम पे प्राइस ने क्या किया? यहाँ से रिकवरी की शुरुआत की और लास्ट स्विंग हाई के अंदर फर्स्ट टाइम की क्लोजिंग कर दी। पहली क्लोजिंग लास्ट स्विंग हाई के, ये लोअर हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो, यानी कि हायर लो का मतलब है जो पिछली बार का मार्केट का निचला स्तर है, इस बार जब गिरा तो उतना नीचे नहीं आया, उससे पहले पहले रिवर्स कर गया। तो पिछली बार से ऊपरी स्तर पे है जो निचला स्तर इस बार बना है, तो इसको बोले हायर लो, ठीक है। तो प्राइस अपने हायर लो को कंटिन्यू करता है और हायर हाइज लगाता है। पिछली बार से एक नया हाई ऊपरी स्तर पर लगाया गया हाई, ठीक है। तो 100 रुपए से चले 102, 105 गए, 102 तक आए और फिर 110 गए, फिर 107-8 तक आए, फिर 115 गए, अब फिर 112 तक आए और फिर 120 गए। ये लगातार चल रहा है और इस पैटर्न में एक चीज आप देख रहे हैं कि प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई के अंदर री एंट्री करके फिर वहां सस्टेनिंग। यहाँ पहली बार आप देखिए कि प्राइस प्रीवियस हाई के अंदर आ रहा है, आने के बाद पुल बैक करे और इस स्विंग लो के पास आए, ठीक है। तो हमको ये कैसे पता लगेगा कि डिमांड इस स्विंग लो से उठेगी कि इस स्विंग लो से उठेगी तो कि इस स्विंग लो से उठेगी?
इसी को हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन से समझ सकते हैं। जैसे प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम किया, अब प्राइस में ये भी स्विंग लो है हमारे लिए, ये भी स्विंग लो है हमारे लिए, दोनों स्विंग लो ही तो है। तो हमको ये कैसे पता लगेगा कि प्राइस यहाँ से डिमांड उठाने वाला है या यहीं से उठाने वाला है? आप अगर यहाँ पोजीशन बना लेंगे तो गलती हो जाएगी। इसी पॉइंट को हमको फाइंड आउट करना है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव कंसोलिडेशन से संभव है कि किस स्विंग लो के पास ब्लॉक ऑर्डर रेंज या लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है और वहीं से प्राइस पुल बैक करेगा। जब आप सीखते हैं ना कि मार्केट में स्ट्रक्चर पे कैसे काम किया जाए, तो आपको बोला जाता है कि लास्ट स्विंग लो का जो एफवीजी होगा या ब्लॉक ऑर्डर होगा, वहां से लिक्विडिटी स्वीप अगर उठता है तो प्राइस स्विंग हाई तक जाता है। कि इस स्विंग लो से नहीं उठेगा, इस स्विंग लो से नहीं, लेकिन अगर इस रेंज के पास प्राइस डायरेक्ट हिट करने आए तो यहाँ से एक बार हमको पुलबैक जरूर मिलता है, ऐसा टेक्निकल्स बोलते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना नहीं है। मेरा मानना क्या है कि अगर इस स्ट्रक्चर से भी पुलबैक होगा, हालांकि ये थ्योरी 80% टाइम सही साबित होती है, ठीक है, ऐसा लिक्विडिटी स्वीप 80% टाइम प्रॉफिटेबिलिटी में आपको लेकर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद एक्यूरेसी को और टॉप पर ले जाने के लिए हमको पॉजिटिव कंसोलिडेशन चाहिए। और पॉजिटिव कंसोलिडेशन में हमको पहली चीज जो चाहिए वो सेलर्स के बिहेवियर से उलट प्राइस चाहिए। जैसे जब प्राइस स्विंग पहले स्विंग लो के पास आया ना, जो पहला स्विंग लो लगा यहाँ, तो प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर सेलर एग्रेसिव है तो एग्रेसिव सेलर कभी भी प्राइस को जिस सपोर्ट को टच करेगा वहां से स्ट्रॉन्ग पुलबैक नहीं आने देगा। स्ट्रॉन्ग पुलबैक क्या होता है? अब स्ट्रॉन्ग पुलबैक का मार्केट में डेफिनेशन क्या है पहले वो समझिए। देखिए, अगर कोई प्राइस का सपोर्ट रेंज है 100 रुपए और प्राइस गिर के आया है 110 से, और वहां पे अगर सेलर स्ट्रांग है तो 100 रुपए को जैसे ही मार्केट टच करेगा तो पुलबैक तो आएगा। देखिए, सेलर्स डाउन ट्रेंड के टाइम पे ही पुलबैक एग्रेसिव होते हैं। पुलबैक तो आएगा लेकिन पुलबैक सस्टेन नहीं करेगा। तो 110 का प्राइस 100 को टच करे और वो पुलबैक में प्राइस निकल के जाए 102 103 तक, लेकिन वहां सस्टेन नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। दोबारा से प्राइस हिट करने कहाँ आएगा? 100 रुपए या 101 के पास खड़ा रहेगा, यहीं पे प्राइस रुकेगा और फिर स्विंग हाई ब्रेक करने से पहले, जो पहला पुलबैक में हाई लग गया ना, उसको ब्रेक करने से पहले लो ब्रेक करेगा। ये प्राइस का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइस का नियर बाई सपोर्ट नेगेटिव कंसोलिडेशन। और हायर हाइस के ट्रेंड के टाइम पर किसी भी सपोर्ट के पास प्राइस आके अगर वहीं पे रुके और एक पुलबैक के बाद अपना लास्ट जो स्विंग हाई लगाया उसको सेफ रखे और उसके पहले पहले लो ब्रेक करे, तो हम कहां तक आएंगे? सेकंड स्विंग लो तक आएंगे। ये प्राइस का स्ट्रक्चर है। ये सेलर बिहेवियर मैंने आपको नेगेटिव कंसोलिडेशन समझा दिया। इसी से आप पकड़ लेंगे कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है पहले समझिए। पॉजिटिव कंसोलिडेशन हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहां पर एक हायर हाइस के ट्रेंड के बाद प्राइस जब पहुंचे अपने सपोर्ट रेंज के पास और वहां पर जब टच करे, जो पहला पुलबैक आए, उस पुलबैक के टाइम पे प्राइस को सस्टेन करना चाहिए और जो पहला जो इम्पैक्ट लो लग गया वहां से कंसोलिडेशन का रेंज दूर होना चाहिए। जैसे 100 रुपए से प्राइस गिर के आया और 100 रुपए से ये 80 रुपए का स्विंग लो था, तो इसको टच किया। अगर ये बायर अच्छे हैं तो ये क्या चाहेंगे कि जो उनका लास्ट बाइंग प्राइस है, एक तो आप 100 रुपए से गिर के आए और उनका जो लास्ट बाइंग प्राइस है आपने 80 को टच कर दिया। अगर वो बायर्स यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करके बैठे हैं तो उनका पहला बिहेवियर क्या होगा कि सेलर्स को हम अपने खरीदारी के भाव के पास तो नहीं रुकने देंगे। यानी कि 80 रुपए का सपोर्ट रेंज है तो यहाँ तो वो कंसोलिडेट भी नहीं करने देंगे प्राइस को। क्या करेंगे? एक पुलबैक लाएंगे और प्राइस को सस्टेन कराएंगे 83 84 पे, और 80 के पास भी नहीं आने देंगे। प्राइस में किसी दिन अगर आया 82 83 का प्राइस की 82 81 आए तो दोबारा रिवर्सल करके हैमर कैंडल बनाएंगे 83 84 की ही क्लोजिंग देंगे। तो ऐसा सस्टेनेबल प्राइस जो अपने लास्ट स्विंग लो से एक बढ़त लेके कंसोलिडेशन करे, उसको हम पॉजिटिव कंसोलिडेशन बोलते हैं। क्योंकि डाउन ट्रेंड है, अभी आप 100 रुपए से गिर के 80 तक आए, 20-22% की आप गिरावट कर रहे हैं, और ऐसे प्राइस में जब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आया हो तो भी आप प्राइस को पुल बैक करा के कहां खड़ा कर रहे हैं? बायर्स 83-84 पे। तो ये बायर्स का विन है कि एक नेगेटिव स्ट्रक्चर में जहां पे डाउनफॉल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग चल रहा हो गिरावट का, उसके बावजूद आप अपने आखिरी सपोर्ट प्राइस से बहुत दूर प्राइस को कंसोलिडेट करा रहे हैं। ये बायर्स का विन है। इसी को हम ट्रेड, यही हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन है कि प्राइस कहां से रिवर्सल करेगा। देखिए, प्राइस तो वहीं से रिवर्सल करेगा जहां बायर्स अच्छी खरीदारी करे। तो जहां बायर्स अच्छी खरीदारी करेंगे तो खरीदारों का साइन तो पता होना चाहिए ना कि उनका मार्क क्या है। उनका मार्क यही है कि वो अपने खरीदारी के भाव से प्राइस को हमेशा दूर रखना चाहते हैं। वो वहां पे प्राइस को रहने भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर एक भी, जैसे 80 का सपोर्ट रेंज है,
अब 81-82 पे कंसोलिडेशन चल रहा है और प्राइस में किसी दिन मॉर्निंग को खुलते ही सेलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग पैनिक क्रिएट किया कि 80 को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे तो रिटेलर भी पार्टिसिपेट करेगा, पैनिक क्रिएट होगा, जो पहले से होल्डिंग में बैठा होगा पोजीशन में वो भी एग्जिट करेगा, तो प्राइस एग्रेसिवली डाउनफॉल कर जाएगा। इसी चीज से बचने के लिए बायर क्या करता है कि 80 के सपोर्ट से वो दूर 84 पे कंसोलिडेट कराता है कि मॉर्निंग को अगर 2 रुपए का कोई पुल बैक डाउनफॉल आ भी गया तो आप 82 तक आएंगे, 80 नहीं ब्रेक होगा, सपोर्ट प्राइस नहीं ब्रेक होगा, तो कोई पैनिक क्रिएट नहीं होगा, शाम तक वो रिकवरी करके डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर एक्यूमुलेशन करके दोबारा 84 की क्लोजिंग करा देंगे। ये है पॉजिटिव कंसोलिडेशन का बेसिक बिहेवियर। इसको टेक्निकल में कैसे पकड़ते हैं हम लोग? तो लाइन चार्ट पे देखें, लाइन चार्ट पे भी हम लोग काम कर ही सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार्ट के सारे स्ट्रक्चर हैं, जिस पे हम करना चाहें सब पे कर सकते हैं, लेकिन लाइन चार्ट पे हम लोग काम नहीं करते क्योंकि लाइन चार्ट का एक्यूरेसी उतना नहीं है। अगर बिगर टाइम फ्रेम, क्वार्टरली या हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे काम किया जाए तो लाइन चार्ट पे भी काम हो सकता है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए कि स्विंग के लिए पोजीशंस चाहिए कि हम दो महीने 2.5 महीने होल्ड रखें और एक अच्छा खासा रिटर्न आप उम्मीद रख सकें मार्केट से किसी भी शेयर में अगर आप एंट्री कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे लिए बाइंग में है और जो आप आगे चल के इस वीक के लिए अपनी पोजीशन प्लान करें। अब टेक्निकल में इसको कैंडल स्टिक में कैसे समझा जाए कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन होता क्या है। टेक्निकल्स में अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहे तो इसका एक सिंपल बिहेवियर है कि जो भी सबसे पहला काम कि प्राइस अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के टाइम पे खरीदारी नहीं करनी, बड़े सपोर्ट मार्क कीजिए। तो हमने मार्क किया कि प्राइस डाउन ट्रेंड से लास्ट स्विंग हाई ब्रेक किया और यहीं से निकल गया, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज है। अच्छा, लास्ट स्विंग जो लगता है उसी को हम सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज क्यों मानते हैं? इसके पीछे भी एक बिल्कुल लॉजिकल बिहेवियर है मार्केट का। देखिए, यहाँ पे सिर्फ खरीदारी चल रही है, अब तो बायर्स ने पोजीशन में डोमिनेशन शुरुआत कर दी है, तो ब्लॉक ऑर्डर बनाने हैं, बस खरीदारी करते रहना है, प्राइस चलता रहेगा। सेलर्स पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है उतना एग्रेसिवली, लेकिन जब आपने सेलर्स के अगेंस्ट डिमांड दे के प्राइस को रिवर्स किया ना, वहां पे सबसे बड़ी खरीदारी होती है, क्योंकि बिकवाली के अगेंस्ट में डिमांड है, बिकवाली जो चल रही थी उसके अगेंस्ट में खरीदारी। यहाँ पे अब ये रैली हायर हाइस की जब चलेगी, यहाँ तो सिर्फ खरीदारी है, सेलर्स तो डोमिनेट कर ही नहीं रहे। जब सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे तब आप प्राइस को अप ट्रेंड में घुमा के ले आए, तो सबसे बड़ी खरीदारी का रेंज कहाँ होगा यहाँ? ठीक है, तो किसी भी इनिशियल मोमेंटम की शुरुआत के अगर आप स्विंग लो मार्क करेंगे वही हमारे लिए ट्रेडेबल होने चाहिए। ठीक है, और इसीलिए हम वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत प्राइजेशन का नॉलेज होगा ना तो ये सारे पॉइंट्स आप पकड़ पाएंगे, और नहीं पकड़ पा रहे हैं तो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बहुत सारे सेशंस यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोगों के मिल जाएंगे, उनको जरूर पहले देख लीजिए। ये सेशंस आपको बहुत काम आएंगे जब आप ट्रेड करेंगे, और थोड़ी भी नॉलेज है तो ये चीजें आपके समझ आ रही होंगी। तो ये देखिए, हमको क्या देखना है कि प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो के पास आए, ठीक है, और अब ट्रेंड के टाइम पे पोजीशन नहीं बनाना है, वेट करना है, स्विंग लो मार करके बैठना है, वहां पहुंचे और जब टच करने जाए तो उससे पुल बैक जो है तो पुल बैक सस्टेन करना चाहिए, वहां कंसोलिडेशन हमको दिखना चाहिए, या पुल बैक रैली में बदल जाना चाहिए। स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा फिर भी प्राइस आपको बाइंग देगा ही देगा, ये तो तय। ऐसे पॉजिटिव कंसोलिडेशन में डब्ल्यू फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? एक तो बॉटम की खरीदारी मिलती है और एसएल हमारा इतना छोटा होता है कि आप यकीन नहीं कर सकते। अब जैसे ये प्राइस है, ये स्विंग लो तक आया, अब ये पुल बैक किया, अब पुल बैक कितना बड़ा है, 22,200 से प्राइस 23,600 के हाई लगाकर आ गया, लास्ट स्विंग हाई को हम टच करके आ गए। अब इस मोमेंटम में प्राइस ने आपको देखिए दोबारा डब्ल्यू फॉर्मेशन की बाइंग दे दी कि नहीं दे दी? अब आप खरीदारी करेंगे तो पूरी रैली आपकी है, ये हर बार होता है। यहां भी आप देखिए प्राइस यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, पुल बैक के बाद प्राइस यहाँ पे आपको खरीदारी दिया कि नहीं किया बॉटम के पास? अब आप खरीद पाएंगे नहीं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एनालिसिस सीरीज को देखें तो इस वीक के इस पुल बैक के बाद जो लोग रेगुलर फॉलोअर हैं उनको पता है कि जब इस हफ्ते 24,400 के पास की क्लोजिंग मिली तो हम लोग यहाँ पे डाउनफॉल के लिए नहीं देख रहे थे, रिवर्सल के लिए देख रहे थे, क्योंकि प्राइस के बिहेवियर को आप रिपीटेशन मोड पे ट्रेड कर रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पॉजिटिव कंसोलिडेशन का टेक्निकल बिहेवियर क्या है। 80 का सपोर्ट रेंज, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए डायरेक्ट 80 पहुंचा, तो 80 पे जो पहला कैंडल टच करने आएगा कि जिससे इंपैक्ट लो लगा है, या ब्रेक भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ब्रेक भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बोलता हूं, ये मैं क्या बोलता हूं सर, डाउ बोलते हैं, चार्ल्स डाउ का थ्योरी में कि सपोर्ट के ब्रेक होने से पता नहीं लगता कि सेलर्स स्ट्रांग है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रिकवरी कितनी स्ट्रांग है इससे पता लगता है कि बायर कितना स्ट्रांग है। इस पॉइंट को क्यों भूल जाते हैं आप? तो 80 का प्राइस डायरेक्ट ब्रेक होगा ऐसे, और ब्रेक ना भी हो डायरेक्ट टच करना है, जो भी इंपैक्ट लो लग जाए, जैसे अब ये हमारे लिए सपोर्ट रेंज है पूरा एक रेंज, तो प्राइस इसको ब्रेक करे चाहे इसके यहीं से रिवर्सल करे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये दायरा ही पूरा खरीदारी का है।
सपोर्ट का एक रेंज होगा, रेजिस्टेंस का एक रेंज होगा, कोई सर्टन प्राइस नहीं होगा, है ना। तो ये पूरा रेंज ही देखिए बाइंग रेंज है, यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल मिले हमको तो बस रिवर्सल चाहिए, ये देखना था कि प्राइस इस रेंज में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए कि 80 का सपोर्ट रेंज था, प्राइस 100 तक गया और 80 लौट कर आया, तो जिस कैंडल से इंपैक्ट लो लगाया, अब प्राइस में हमको क्या चाहिए, पुल बैक, और पुल बैक के बाद सस्टेनेबिलिटी। तो जिस कैंडल से, यहां मान लेते हैं डोजी कैंडल बन गया या रेड बॉडी साइज कैंडल बन गया, जो भी कैंडल बना है, उसके बाद जब प्राइस लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करे या टच करे, लास्ट कैंडल के हाई के अबव की लिक्विडिटी बेसिकली स्वीप होनी चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर के बाद जो है अगली 5 से 6 कैंडल या 4 से 5 कैंडल हमारे लिए हॉट स्पॉट जोन होती है, उन्हीं को हमको पकड़ना है। लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद अगर लास्ट कैंडल के हाई के अबव की 4-5 कैंडल्स, जैसे 6 कैंडल लास्ट हमने देखी, जो लास्ट कैंडल जो 80 के पास प्राइस गिर के आया और इसके अबव की 6 कैंडल हमने देखी, तो 5 कैंडल इस कैंडल के अबव, जो लास्ट कैंडल लगी है जिससे लो लगा है बॉटम के पास, उसके अबव की क्लोजिंग कर रही है, तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग प्राइस है। 6 में से 5 कैंडल, 4 भी कर रही है तो भी पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, लेकिन 6 में से 3 कर रही है तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन नहीं, ठीक है। अगर 7-8 कैंडल हमने देखी और उसमें से 5 कैंडल 6 कैंडल पॉजिटिव कंसोलिडेशन कर रही है, यानी कि इस हाई के अबव क्लोज कर रही है, अब बार बार प्राइस अंदर आएगा, क्लोज करने इस हाई के अबव जाएगा, ये और स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है, ये और स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है। अब रिसेंटली निफ्टी 50 में रिसेंटली इसका एग्जांपल देखें तो आप ज़्यादा बेहतर इस चीज़ से कोरिलेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग एग्जांपल लेंगे कि कौन से इंडेक्स और कौन से इंडिविजुअल शेयर्स इस समय रिसेंट इस बाइंग पोजीशन में है, और आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हो, और उसको राइड कर सकते हो। और आपको मैं दावे से बोलता हूँ, मार्केट में 100% एक्यूरेसी पे कोई काम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहता हूं कि अगर आप पोजीशन लेंगे तो कभी आपके निराशा हाथ नहीं लगेगी, और आप लेकर देखिएगा। इसके बाद के सेशन में, कल के सेशन में इसको हम जरूर बात करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो कल का सेशन हम आपके लिए जरूर करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आइए, सपोर्ट रेंज मार्क कीजिए। यहाँ पे ये मार्किंग तो आप देख ही रहे, ये तो हम लोगों ने पहले मार्क कर लिया। अब वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेंज की मार्किंग है, ये दूसरा, अभी कंसोलिडेशन के बाद हाई ब्रेक हुआ, ये दूसरी मार्किंग है, ठीक है। ये सपोर्ट रेंज की मार्किंग, पहला पुल बैक देखते हैं, प्राइस लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस में अगर आप देखें तो प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल से आपके लो लगे और इस कैंडल के हाई के अबव देखिए पहला कैंडल क्लोज, इन दोनों कैंडल्स के कंबाइंड हाई के अबव पुल बैक आया ना, और पुल बैक के बाद सस्टेनेबिलिटी, प्राइस रुक गया, और सारी कैंडल्स देखिए इस प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव की क्लोजिंग कर रही। बॉटम क्या लगा है, 21,956, 22,000। कंसोलिडेशन कहां चल रहा है, 22,500। निफ्टी में 500 पॉइंट इंडेक्स में बढ़त लेके तो 6-7 दिन कंसोलिडेशन चला है, फिर प्राइस ने एक इंपैक्ट हाई लगाया और लास्ट स्विंग हाई को टच किया। अब ये मोमेंटम को हम कल के सेशन में समझेंगे, इसका इंपैक्ट भी हमारे लिए, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो लास्ट स्विंग हाई तक पॉजिटिव कंसोलिडेशन बने और लास्ट स्विंग हाई तक चल के जाए। अगर आप ये फाइंड आउट कर लें दोनों चीज़ें एक साथ, तो इससे हमारी एक्यूरेसी पीक पे हो जाती है। अब मैं आपको बोलता हूँ 1000 ट्रेड आप करेंगे तो 1000 में से बहुत कम, रेयर ट्रेड है कि 20, 25, 30 कहीं आप गलत कर लें, और उसकी भी संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो बहुत छोटा मार्जिन आपको मिलता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत पीक पे चली जाती है अगर आप इस स्ट्रक्चर पे भी काम करें। इसको आगे हम लोग समझेंगे, अभी पॉजिटिव कंसोलिडेशन पहले समझिए। लास्ट कैंडल के हाई के अबव हमको क्या मिल रही है, कंसोलिडेशन रेंज मिल रही है, देख पा रहे हैं ना, क्लियरिटी विजुअल है आपको, बिल्कुल अच्छे से आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को। ये लास्ट कैंडल के हाई ब्रेक हुए, पॉजिटिव कंसोलिडेशन, स्विंग हाई तक का मूवमेंट। मैंने क्या कहा, आपको खरीदारी जरूर मिलेगी। प्राइस दोबारा आया, देखिए गैप डाउन किया और लिक्विडिटी स्वीप किया और दोबारा अंदर क्लोज किया। जैसे ही क्लोज करे पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद, जैसे ही प्राइस दोबारा उसी रेंज को हिट करता है सपोर्ट को, तो वहां पे हमको डरना नहीं चाहिए, अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन का स्विंग लो के नीचे का एसएल लेना चाहिए। अब ये स्टॉप लॉस को भी हम लोग आगे बात करेंगे इस पे कल के सेशन में, या आज ही टाइम रहा तो आज ही कर लेंगे। देखिए अब प्राइस ने जैसे ही अंदर आया तो इसी कैंडल के नीचे की 2 कैंडल डेली टाइम फ्रेम की क्लोज करें तो एग्जिट, और उसके बाद टारगेट। तो एसएल देखिए कितना छोटा है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन एक तो बॉटम की खरीदारी कराता है और एसएल को बहुत छोटा रखता है टारगेट के अगेंस्ट। टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होता है। अब आप यहाँ पोजीशन ले रहे हैं 22,200 पे, इसके बाद पहला इंपैक्ट मोमेंटम 24,300 पे खत्म हो रहा है, पहला इंपैक्ट मोमेंटम 24,300 पे खत्म हो रहा है। रिसेंट अभी का देखिए, प्राइस लोअर लोज के ट्रेंड के साथ कहाँ पहुंचा है, यहाँ लास्ट कैंडल हमारा क्या है, लास्ट कैंडल फॉर्मेशन ये रेड कैंडल फॉर्मेशन और लास्ट कैंडल है।
प्राइस अगली कैंडल इसके अबव क्लोज करने की कोशिश करता है, और उसके बाद की कैंडल इसके अंदर, फिर उसके बाद की कैंडल इसके अबव, दोनों कैंडल्स देखिए इसके अबव क्लोज हो रही है, इसी हाई के अबव, दो ही कैंडल है, कोई डिमांड नहीं है, फिर भी प्राइस वहां पे सस्टेन कराया गया, प्राइस रुका ना, कंसोलिडेट किया उस हाई के अबव। यही तो बायर्स की जीत है कि आपका लास्ट बाइंग प्राइस है 24,360 और कंसोलिडेट कर रहे हैं 24,600 पे, तो ये 300 पॉइंट का गेन लेकर कंसोलिडेशन, यही तो बायर्स की जीत है। उसके बाद प्राइस गैप अप करता है और कहां तक, स्विंग हाई के अबव की लिक्विडिटी स्वीप करता है। जो यहां हुआ वही यहां हुआ है, कुछ अलग नहीं, ठीक है। हालांकि इसके स्ट्रक्चर रिपीट होते हैं इंडिविजुअल प्राइस एक्शन सेटअप्स में, जैसे निफ्टी 50 में जो प्राइस है वो रिपीटेशन पे काम कर रहा है, अगर यही किसी और सेक्टर में होगा, एफएमसीजी में होगा, तो उसका रिपीटेशन अलग तरीके से होगा। तो इंडिविजुअल प्राइजेशन बिल्ड होता है अलग अलग चार्ट्स पर। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ने पुल बैक किया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसी सपोर्ट के पास हाई ब्रेक हुआ, लॉन्ग कीजिए। अब एसएल बहुत छोटा है, टारगेट बहुत बड़े हैं। अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं, इसी रेंज के पास 25,600 के आसपास से 25,150 तक तो पहुंच ही चुके हैं, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। पॉजिटिव कंसोलिडेशन बस आपने फाइंड आउट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। उम्मीद है लगभग सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब कल का जो हम लोग सेशन करेंगे, इसको जितना हो सके, ये देखिए नया चैनल है सर, लर्निंग्स आप समझ पा रहे होंगे। मैं बैक टेस्टिंग में बहुत बिलीव नहीं करता, लेकिन आप लोग अगर बिलीव करते हैं तो जितना लाइव मार्केट में इसको एग्जीक्यूशन कीजिए, बहुत बेहतर है। लेकिन बैक टेस्टिंग करके अगर आप ये देखना चाहें कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन कितना इंपैक्टफुल है, तो जाइए, जितने चार्ट्स आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 के सारे शेयर निकालिए, बैंकिंग सेक्टर के सारे शेयर्स निकालिए, फाइनेंस सेक्टर के सारे शेयर्स निकालिए, और एक एक चार्ट पे जाके चेक कीजिए कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन कितनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी रखता है, और आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ तक हो सके सही नॉलेज को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये नया चैनल है, जितना आप हेल्प करेंगे उतना आगे तक हम लोग इसको ले जा पाएंगे। धन्यवाद।